Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 दिसंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गोलन हाइट्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले पेज नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। आज आपके पास में चाहे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो या फिर द हिंदू ही क्यों ना हो, वैसे मैं आपको दोनों का एनालिसिस प्रोवाइड करवाने वाला हूं आज। तो दोनों ही जगह पर एक आर्टिकल आपको ये नजर आएगा जहाँ पे बात हो रही है उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में। तो जैसे यहाँ पर ये नाम आता है उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडिया के प्रति इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तबला के मैस्ट्रो कहलाते थे, यानी कि अगर हम बात करें तबला के एक्सपर्ट, तबला के विशेषज्ञ के तौर पे हम जाकिर हुसैन जी को जानते थे। लेकिन कल इनका निधन हो गया है और इस वजह से ऐसे आपने न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे कि जाकिर हुसैन हु बीट अ सिंक्रेटिक रिदम इज़ नो मोर। जो ये तबला है वो इस समय पर साइलेंट हो चुका है। और एक्चुअली में हुआ क्या, इनका निधन हुआ कैसे, तो बताया जा रहा है पिछले कुछ समय से इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ बीमारी हो चुकी थी। एक लंग डिजीज़ हो चुकी थी जिसका नाम है पल्मोनरी फिब्रोसिस, जिसकी वजह से इनको सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और फिर कल यही एक दुखद खबर आती है कि ये अब हमारे साथ में नहीं है। जिसके बाद दोस्तों सभी लोगों की साइड से यहाँ पर ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत लोगों ने अपना दुख प्रकट किया है इनके निधन के ऊपर में। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी x.com पर यहाँ पे इनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हैं। नाउ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाकिर हुसैन जी के बारे में आपको बताऊँ तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी लगभग इनकी जो एज है वो 73 हो चुकी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया वो जो डिजीज़ है लंग डिजीज़ जिसका नाम है पल्मोनरी फिब्रोसिस, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। अब बोला ये भी जा रहा है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मार्च 1951 में हुआ था मुंबई में। और आपको पता ही होगा इनके पिताजी का नाम, और वो हैं उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, वो भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तबला मैस्ट्रो हैं, तबला के एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ आपको देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी की जब बात करते हैं तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है तबला को लेकर। स्पेशली जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जिसको हम यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का भी नाम देते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और इस इंस्ट्रूमेंट को, तबला को, इन्होंने एकदम ग्लोबल लेवल पर ले जाकर इन्होंने रख दिया। ग्लोबल लेवल पर दोस्तों यहाँ पे तबला के ऊपर में एक स्पेशल फोकस होने लगा और इसी इंस्ट्रूमेंट का लगातार काफ़ी सारी जगह पे जो यूजेस हैं वो हम लोगों ने देखे। इनकी जो एबिलिटी है वो क्या है, उस तबला से बहुत ही ज़्यादा जो मधुर आवाज़ है उसको ये क्रिएट कर सकते थे। उसमें जो ये रिथम निकालते थे दोस्तों, वो अनबीटेबल रिथम आपको देखने को मिल पाएगा। उसके अलावा बताया ये भी जाता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने कोलैबोरेशन किया इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में। और इंटरनेशनल लेवल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तबला को ग्लोबल स्टेज पर ले गई है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारा जो कल्चर है, इंडियन म्यूज़िक है, उसको ग्लोबल स्टेज पे ले जाके यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट किया। इनका जो वर्क है पंडित रविशंकर जी के साथ में, उस्ताद विलायत खान जी के साथ में भी आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने को मिलेंगे। कुछ फ्यूजन बैंड्स में भी यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे शक्ति हो गया या प्लैनेट ड्रम हो गया। तो उसमें भी दोस्तों क्या हुआ है, इंडियन रिथम्स को एक नई रीच मिली है, उसको लगातार इन्होंने एक्सपैंड किया है, एक नई ऊंचाइयों पर वो लेकर गए हैं। और इस वजह से हुआ क्या है, इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप इनका पूरा करियर देखते हैं, लगभग 66 डिकेड्स का, लगभग 60 साल का यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा इनका करियर है। और इस करियर में उस्ताद जाकिर हुसैन जी को बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, जो अवार्ड्स हैं उनसे सम्मानित किया गया है। इंडिया में भी और विदेश से भी दोस्तों अवार्ड्स मिले हैं।
जैसे अगर हम बात करेंगे तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1988 में, पद्म भूभूषण से सम्मानित किया गया था साल 2002 में, क्योंकि इनका जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्ट के प्रति, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है जिसको हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रति जो इनका योगदान था वो अनबीटेबल था। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी दोस्तों यहाँ पर इनको दिए जा चुके हैं, और वो भी वर्ल्ड म्यूज़िक वाले सेक्शन के अंदर में। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक डेटा है। इतना ही नहीं, उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर में एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसके बाद नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी यहाँ पर ये रिसीव करते हैं। इतने सारे जो अचीवमेंट्स आपको इनके दिखाई दे रहे हैं, इतने अचीवमेंट्स किसी और को मिलते तो वो यहाँ पे अपने आप को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लीडर मान सकता था। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन रहे हैं। जाकिर हुसैन जी का कहना है कि देखो, वो हमेशा से अपने आप को एक शिष्य मानते हैं म्यूज़िक का। चाहे कितने भी अचीवमेंट्स क्यों ना हो, अपने आप को उन्होंने हमेशा से ही म्यूज़िक का एक स्टूडेंट समझा है। और ये बोलते हैं कि म्यूज़िक एक इनफाइनाइट ओशन है, एक बहुत बड़ा समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बस खाली उस समुद्र में ये एक छोटे से सेलर हैं, नाविक हैं, जहाज़ी हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि अब ये चर्चाओं में है। और आपको पता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से में जो पर्सनालिटी न्यूज़ होता है, उस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। जैसे आज हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों थंबनेल भी क्रिएट किया था स्पेशली सीरिया के एक पर्टिकुलर इशू को लेकर। देखो, आपको पता है सीरिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, सीरिया का सिविल वॉर एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ था, पूरा हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अभी के समय पर आप देख पाएंगे सीरिया में जो सरकार हुआ करती थी, किसकी? बशर अल असद की। वो ये व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। इनकी सरकार आज के समय पर ख़त्म हो चुकी है। ये खुद सीरिया छोड़कर निकल चुके हैं, रशिया में करंट समय पर प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं दोस्तों जो सीरिया में फैल रहे हैं, और सीरिया के काफ़ी सारे हिस्से को कब्जा लिया गया है। वो ग्रुप्स हैं जो सरकार के खिलाफ में खड़े थे। एग्जाम्पल आप अफ़गानिस्तान वाले ले सकते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के केस में हुआ था कि तालिबान एक ग्रुप खड़ा था, दूसरी तरफ यहाँ पे यूएसए काफ़ी समय तक रहा, यूएसए ने सरकार वगैरह बनाई, सब कुछ किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? जैसे यहाँ पर यूएसए निकलता है अफ़गानिस्तान से, वापस से दोस्तों यहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हो जाता है, और आज भी तालिबान का ही कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर में। वही कुछ ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो आपको सीरिया में देखने को मिल जाएगा। सीरिया में भी दोस्तों तालिबान की तरह कुछ ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये अभी तक हिस्सा जो रेड कलर का है सीरिया का, ये हिस्सा वो हुआ करता था जहाँ पे बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी। बट करंट समय पर इनको हटा दिया गया है, सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। वो खुद जा चुके हैं। और जो दूसरे ग्रुप हैं, स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है HTS ग्रुप की, जिसका नाम है हायत तहरीर अल शम। ये ग्रुप यहाँ पे दोस्तों इस ग्रीन वाले पोर्शन में काफ़ी समय तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं, डेमास्कस को कब्जा रहे हैं। नीचे से इसराइल शुरू हो चुका है, क्योंकि इसराइल भी सीरिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। ये सीरिया आपको दिख रहा है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स लगती है। स्पेशली नॉर्थ में टर्की है, ईस्ट में इराक है, साउथ में जॉर्डन है, और यहीं पे इजराइल भी है दोस्तों, बगल में लेबनान भी है। तो इजराइल से ये बॉर्डर लगती है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है गोलन हाइट्स। मैंने आज आपको मैप में बोला भी है, गोलन हाइट्स को मैप में देख लेना। वैसे गोलन हाइट्स अगर आप देखोगे तो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने बहुत पहले इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। इवन आज इंडिया भी यहाँ पर गोलन हाइट्स को लेकर सीरिया को सपोर्ट करता है, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन वो इजराइल के पास में है। आज हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने सीरिया के अंदर में बॉम्बिंग शुरू कर दी है। कहोगे बॉम्बिंग क्यों शुरू कर दी है? क्योंकि जो ये ग्रुप खड़ा हो चुका है आज के समय पर सीरिया में सरकार को हटा के, वो है HTS, हायत तहरीर अल शम। तो इजराइल ये चाहता है कि जो भी सीरिया के अंदर में ऑलरेडी बॉम्ब्स वगैरह प्रेजेंट हैं, क्योंकि सीरिया में आपको 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन नजर आएगी दोस्तों, एक है लताकिया ये वाली, और दूसरी है यहाँ पर टार्टस। ये 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं, ठीक है। और ये इन 2 जगह पे रशिया के बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारा हथियार, गोला बारूद जमा करके रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे सीरिया में गोला बारूद जमा है, वहाँ पे इजराइल लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली इजराइल ने टार्टस नाम के शहर पे बॉम्बार्डिंग की है, और यहाँ पर भी बहुत सारा गोला बारूद रखा हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हुआ है। और इवन आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा, क्या वाकई में इजराइल ने सीरिया के ऊपर में अर्थक्वेक बॉम्ब गिरा दिया है?
क्योंकि ये जो बॉम्ब गिराया गया था उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो बिल्कुल एक भूकंप की तरह है। क्योंकि सीरिया में दोस्तों जो रिक्टर स्केल पे नापा जाता है मैग्नीट्यूड में, तो बताया गया 3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया इस बॉम्ब के फटने की वजह से। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बोला, गोला बारूद जमा हुआ रखा हुआ था। हम टार्टस शहर की बात कर रहे हैं। ये आप देख पाएँ कि कुछ ऐसे दृश्य आए थे, वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। वीडियोज़ की एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये भी आप लोग देख पाओगे, ऐसा कुछ भयंकर एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से ढेरों न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेंगे कि सीरिया शॉक्ड बाय अर्थक्वेक बॉम्ब, जो कि इजराइल ने यहाँ पर दागा है, वो भी टार्टस शहर के ऊपर में। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इजराइल ये सोच के चल रहा है कि आज जो HTS खड़ा हुआ है, हो सकता है कि जितने भी बॉम्ब सीरिया में प्रेजेंट हैं, कल इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल इजराइल के अगेंस्ट में ये सब करने लगे। तो इजराइल का मानना है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के जो वेपन्स है उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाए, उनकी आर्मी ना खड़ी होने दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो देश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान रह जाएगा। तो जितने भी वेपन्स गोला बारूद प्रेजेंट है सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पर इजराइल, धीरे धीरे करके बॉम्बार्डिंग करके। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है मामला क्या चल रहा है सीरिया में। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं उसके बाद में अगली इम्पॉर्टेंट खबर पर। लेकिन दोस्तों, अगली इम्पॉर्टेंट खबर पर बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा अभी हमने जाकिर हुसैन जी के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। एडिटोरियल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं मेंस के क्वेश्चन में, कैसे यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, वो हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करवा के देता हूँ दोस्तों आपको डेली बेसिस पे, है ना। और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ मैं, और आपको बहुत सारे फ़ायदे वहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। फ़ायदे जैसे कि कोई पुराने डेटा सर्च करना है, PDF पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा, कलेक्ट करना है इधर से उधर से, कोई दिक्कत ही आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। कोई कितना भी पुराना 10 महीने पहले का टॉपिक आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन करेंगे तो केवल आज से मिलना शुरू होगा। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं, पुराना दोस्तों सारा का सारा जो कंटेंट है वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगली एक और महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल प्रेजेंट है, और ये आर्टिकल हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बगल में एक और आर्टिकल भी है, वो भी कवर करेंगे। पहले इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 11 भारतीयों की जान जा चुकी है जॉर्जिया के अंदर एक रेस्टोरेंट में। जब मैं बात करता हूँ जॉर्जिया की दोस्तों, तो भारत से अच्छी खासी दूरी पे एक देश आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक सी के जस्ट बगल में है। अगर मैं आपको मैप दिखाता हूँ तो ये मैप आपको नज़र आएगा। यह है हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान हमारे पीछे, इसके पीछे अफगानिस्तान, फिर ये रहा ईरान, ईरान के पीछे एज़रबैजान, एज़रबैजान के पीछे ये है जॉर्जिया। हम इसी जॉर्जिया की बात कर रहे हैं जो ब्लैक सी के साथ में भी बॉर्डर को शेयर करता है। अगर हम 3D मैप में एक बार देखने की कोशिश करें तो ये है दोस्तों यहाँ पर एशिया का मैप, और ये है हमारा इंडिया। हमें चलना है कहाँ पे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ब्लैक सी वाले रीजन पर। तो ब्लैक सी पे आ गए, यहीं पे आपको दिखेगा जॉर्जिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा जॉर्जिया की कैपिटल, यहाँ पे आपको नज़र आएगी तबिलिसी, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके अलावा यहीं पे कॉकेकस रेंज भी आपको देखने को मिल जाता है। जॉर्जिया के नीचे आर्मेनिया है, एज़रबाईजान है। फिर नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये इराक के साथ में भी एक बाउंड्री लगती है, सॉरी टर्की के साथ में बाउंड्री लगती है। इराक बोल रहा हूँ, ये टर्की है। ठीक है, अब जिसका नाम तुर्की हो चुका है फिलहाल, रीज़न आपको पता ही है ना। फिर अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, एग्जाम में जब भी कोई प्लेस न्यूज़ में आ चुका है तो करना क्या है, उसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। और लोकेशन ध्यान रखने का देखो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई भी
कंट्री न्यूज़ में हो तो दो चीज़ें देखे करो, उसके पॉलिटिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्वेश्चन इन्हीं दो जगह से बनते हैं। अब पॉलिटिकल फीचर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्जिया को हमें कवर करना है तो पॉलिटिकल फीचर्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल फीचर यानी कि किस किस देश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। इसकी एक बाउंड्री तो लगती है यहाँ पर समुद्र के साथ में, ब्लैक सी से। तो इसका मतलब हमारे पास एक और सवाल बनने के चांस है कि क्या जॉर्जिया एक लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन अब आपने देखा हुआ है कि हाँ, जॉर्जिया ब्लैक सी के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, तो हाँ, अब यहाँ पे आपको पता है जवाब कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ होता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। बाउंड्रीज की बात करेंगे तो दोस्तों जॉर्जिया का ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ में कौन सा देश आता है, रशिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एजरबाईजान को देखेंगे तो एजरबाईजान यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है, मतलब लगभग ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ये जॉर्जिया है। तो इसके साउथ में है आर्मेनिया, फिर साउथ में है एक और देश टर्की भी आपको नजर आएगा, वेस्ट में है ब्लैक सी। बस इतनी सी यहाँ पर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आती है जोग्राफिकल फीचर। ये पॉलिटिकल फीचर्स जब हम लोग बाउंड्रीज की बात करते हैं। जब जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखना होता है किसी भी देश का हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है माउंट शकरा। देन उसके बाद माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे काकेसस की ये क्या है, काकेसस की पहाड़ी जो आपको वो देखने को मिल जाती है। तो ये ग्रेटर रेंजेस आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, जैसे मैंने अभी आपको मैप में थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर नदियों की बात करेंगे तो जॉर्जिया के अंदर में एक नदी है एंगुरी, दूसरी है रियोनी, तीसरी है कोडोरी। ये तीन मेजर नदियां हैं। मेजर रिवर्स मतलब जो चर्चाओं में रहती हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री की वो नदियां जो इसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है ना। फिर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जॉर्जिया को लेकर भी बवाल है। जैसे आर्मेनिया, एजरबाईजान आपको दिख रहा है नीचे, ये दोनों देशों में लड़ाई चलती रहती है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक हिस्सा है नगोर्नो काराबख, उस हिस्से को लेकर लड़ते रहते हैं। आर्मेनिया बोलता है मैं लूंगा, एजरबाईजान बोलता है मैं लूंगा, जबकि इस वॉर में एजरबाईजान जीता हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। वैसे ही जॉर्जिया भी है। जॉर्जिया में स्पेशली यहाँ पे आप देख पाएंगे एक जगह है ये अबकाजिया, ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पे साउथ ओसेटिया और फिर उसके बाद में अजेरिया, ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स है जहाँ पे जॉर्जिया का कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है रशिया के साथ में। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये जॉर्जिया का फ्लैग आपको नजर आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर लोकेशन तो अब दिमाग में बैठ गई है, अब ज़रा न्यूज़ पढ़ा दो। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ में ये बोला गया कि 11 इंडियन नेशनल्स रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हो गई और वो पाए गए हैं जॉर्जिया के जो ये एक रिजॉर्ट है वहाँ पे, है ना। मतलब स्पेशली उन्होंने कह सकते हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखा है, वहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे वर्क कर रहे थे। तो उन 11 जनों की जान चली गई। वैसे 12 जनों की जान गई है, एक खुद वहाँ का जॉर्जिया का ही था, बाकी 11 इंडियन थे। इस वजह से यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है। अब जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर का कहना यह है जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया और पूरी तरह से जांच की तो ऐसा कोई इंजरी का ऐसा निशान नहीं देखने को मिला, ना ही कोई यहाँ पर वायलेंस हुआ है, ना ही कोई हिंसा हुई है, तो कोई किसी को मारा पीटा तो नहीं गया है। तो जितने भी यहाँ पर ये 11 विक्टिम्स हैं इनकी जो जान गई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये बताया जा रहा है ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर इन 11 लोगों की जान गई। तो ऑब्वियस सी बात है सही नहीं है इस तरीके से यहाँ पर डेथ होना, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। क्वेश्चन यहाँ पर यह है ये पॉइजनिंग होती क्या है? देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब इस पर्टिकुलर गैस की हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि यहाँ पर स्मोक में भी प्रोड्यूस होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब यहाँ पे कह सकते हैं जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल जब उसको हम जलाते हैं उसके कंबस्टन से यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा बॉडी में तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्वेश्चन एक और आएगा, इन 11 जनों की जान गई, रेस्टोरेंट में ये काम करते थे, तो सर कुछ लिंक अगर बैठता है तो बताइए। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एग्जैक्ट सोर्सेज क्या होते हैं, कि मतलब कौन कौन सी जगह है जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकता है। तो आपकी गैस जो घर पे गैस अप्लायंसेस से हो सकता है, जंगल में आग लग जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, रोड व्हीकल्स पे होगा, पावर जनरेशन हो गया, बायोमास बर्निंग हो गया, इंडस्ट्री से भी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट रिलीज होता है। नाउ अगर ये ज़्यादा मात्रा में किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए
तो इससे उसको पॉइजनिंग हो सकती है। अब पॉइजनिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है माइल्ड पॉइजनिंग यानी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, एक होती है मॉडरेट पॉइजनिंग जहाँ पे थोड़ा बुरा असर पड़ता है, एक होती है सीवियर पॉइजनिंग जहाँ पे खतरनाक असर पड़ता है। ठीक है। अब जैसे माइल्ड पॉइजनिंग में थोड़ा सा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आप इनहेल कर लें तो सर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, चेस्ट में दर्द होगा, कफ होगा, है ना, जी मचलाने लगेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, दिमाग काम करना थोड़ा थोड़ा बंद हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। जब यही लक्षण और भयंकर हो जाएंगे तो इससे एक इंसान पूरी तरह से होश आवास खो देता है, मोटर पैरालिसिस यहाँ पर उसको हो सकता है, और भी वेरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे आप देख पाओगे। इवन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ये फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये खुद न्यूज़ आर्टिकल है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों मैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ और है कि भाई जो भी लोग आज पहली बार जुड़ा है इस चैनल पे, मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ना कि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंचे, आप इन वीडियोस को देख सकें। क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर की नॉलेज मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता हूँ, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर के थ्रू करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपका न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, डेली हैबिट डेवलप हो रही है, नोट्स बना के यहाँ पर मिल रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लिखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब दोस्तों आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो ये एडिटोरियल प्रेजेंट है, ये एडिटोरियल बहुत काम का है। उसके बाद अगला एडिटोरियल भी बहुत काम का है। फिर उसके बाद तीसरा एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है, ज़बरदस्त ज्योग्राफी का टॉपिक है, बहुत ईजी शब्दों में आपको समझाऊंगा। जो एनजो होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वो क्या होता है, ला नीना एल नीनो के बीच में फ़र्क क्या होता है, कैसे जो ला नीना है वो इंडिया क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो भी यहाँ पे समझेंगे। ज़बरदस्त डिस्कशन है दोस्तों, एक एक करके सुनिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये जो सामने न्यूज़ आर्टिकल है ये रिजो एम जॉन ने लिखा हुआ है। इस एडिटोरियल के अंदर में राइटर क्या बात करते हैं कि आज मार्केट में तंबाकू बिक रहा है या शुगर बेवरेजेस मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मीठी है, जिससे यहाँ पर एक इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। और आपको पता है डायबिटीज़ से कितने लोगों की जान जा रही है इंडिया में। इवन दुनिया की कैपिटल बोल दिया जाता है डायबिटीज़ को लेकर कि भाई इंडिया कैपिटल है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हर चीज़ पे जब टैक्स लग रहा है तो एक अच्छा तरीका ये होगा कि तंबाकू और जितने भी इस प्रकार के चीनी भरे प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे और प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में जीएसटी के टैक्स को बढ़ा दिया जाए। और टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाएंगे तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं, तो खरीदेंगे नहीं तो कम से कम उनकी जान तो बचेगी ना, वो यहाँ पे राइटर बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इसमें। अभी तक बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें जो रिजॉल्व करना बाकी है। अब वो समझने के लिए दोस्तों ये एडिटोरियल तो वैसे आप देख चुके हो, मैं आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से चेक कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ये आपके सामने डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, अलग से मैंने सेपरेट प्रोवाइड करवा दी हैं। मतलब अगर आप एडिटोरियल बैठेंगे अलग अलग चीज़ें निकालने बैठेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा मुझे समय लगा है, मैंने खुद अलग से निकाल के रख दिया है कैसे पूरा का पूरा मतलब आंसर आता है तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्म में ये प्रोवाइड करवाया है। और बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर ये टॉपिक मेंस में पूछ लिया जाए तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। लेकिन चलिए सुनिएगा, पहले यहाँ पे इस मामले को डिस्कस करते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये देखिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली क्या है। पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो अभी जीएसटी इंप्लीमेंट करे हुए इतना समय हो चुका है। 2017 में जीएसटी लागू होती है इंडिया में जुलाई के महीने में, स्पेशली 1 जुलाई को, सभी को पता है ये बात। अब होता क्या है कि जब जीएसटी लेकर आई तो उसमें हमने कुछ स्लैब्स डिसाइड कर लिए कि भाई जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होगा उस पर कम जीएसटी लगेगी, जो लग्जरियस आइटम है ना, जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम है जैसे कार वगैरह हो गया उस पर जीएसटी ज़्यादा लगेगी। और जीएसटी में जो स्लैब रेट डिसाइड करे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएसटी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो लगा सकते हैं वो है 28%, है ना। 28% सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा टैक्स जीएसटी में अवेलेबल नहीं है, ये आखिरी स्लैब रेट है ना। अब होता यह है, राइटर ये बोलते हैं कि भाई देखो जो पिछले कुछ समय पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैक्स लगाया गया है, स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो हमारे हेल्थ के लिए जानलेवा हैं, जैसे तंबाकू हो गया या शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हो गए, ये हमारे हेल्थ के लिए तो सही नहीं है, तंबाकू से कैंसर हो सकता है। और ये जितने भी यहाँ पर शुगर से भरे हुए ड्रिंक्स हैं ये सब हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक हैं।
तो भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तंबाकू और इस प्रकार के ड्रिंक्स का कंजम्पशन मार्केट में बढ़ता रहेगा तो लोगों की हेल्थ खराब होगी, और लोगों की अगर हेल्थ खराब होती है तो ऑटोमेटिकली इसका बर्डन किस पे आएगा दोस्तों? इसका बर्डन यहाँ पर आएगा हमारे ऊपर, हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के ऊपर। अगर उन लोगों की यहाँ पर जान भी चली जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, वो व्यक्ति जो मिलकर देश के प्रति कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, बट क्या हुआ, इन सब कंजम्पशन की वजह से उनकी जान चली गई। इवन यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर में बर्डन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो इसका यहाँ पर एक सबसे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पर नुकसान देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर में टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स लगाने में आप माहिर हैं, टैक्स लगा सकते हैं, और टैक्स लगा के क्या हो सकता है, उस चीज़ को महंगा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब जीएसटी को मैं बात करता हूँ, तो जीएसटी को हमने एज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ना, कि भाई यहाँ पर जीएसटी की पहले क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, सबको ख़त्म करके हमने एक पर्टिकुलर टैक्स को इन्वॉल्व कर दिया। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर कोई व्यक्ति पे करता है। अब डायरेक्ट टैक्स जैसे आपकी इनकम टैक्स वगैरह हो गई, वो तो कोई कोई इंसान पे करता है जो उस दायरे में आता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी की बात होती है तो भाई आप छोटा सा छोटा प्रोडक्ट दुकान से खरीदने जाएंगे तो उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उससे पहले ढेरों टैक्स हुआ करते थे, ये सब खत्म करके हमने एक ही टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद हम बोलते थे जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन जब बात आती है हार्मफुल प्रोडक्ट की, जिसमें तंबाकू है या फिर ऐसे चीनी भरे जितने भी ड्रिंक्स हैं, भाई इसमें भी तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाना चाहिए था ना, अगर हम लोगों की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो। लेकिन आपने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। स्पेशली राइटर बोलते हैं सबसे पहले तंबाकू के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं टोबैको के बारे में दोस्तों, तो ये हाईली टैक्स प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर में। लेकिन जो मेन टैक्स रेट है, क्योंकि जीएसटी में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स कितना लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा पाए तो 28% लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब कहोगे इसके अलावा राइटर बोलते हैं हम थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज हो सकती हैं, सेस हो सकते हैं, जिसको हम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी के अंदर में कवर करते हैं। ठीक है, ये अलग प्रोग्राम है, मतलब टैक्स में जीएसटी में 28% लग सकता है। अब उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं तो क्या करना होगा, उसमें एडिशनल उसको थोड़ा और महंगा कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाकर। अब ये कर सकते थे काम, लेकिन गवर्नमेंट ने बस खाली 2 बार इसको हाइक किया है, उसके अलावा ज़्यादा हाइक नहीं किया गया। बस खाली 2 बार एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई हैं, और 2 बार एक्स्ट्रा ड्यूटी लगानी बिल्कुल आम साबित हुई लोगों के लिए, वो आज भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। इस 2 बार की जगह इसमें आप एक्स्ट्रा चार्जेस और बढ़ा सकते थे, ताकि लोग इसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ। खरीदने से पहले उनको डर लगे कि भाई ये बहुत महंगा है, इससे अच्छा पैसा बचा लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं, जैसे आज एक्सपेंसिव चीज़ हम नहीं खरीद पाते हैं, एक बार को डर लगता है यार वो बहुत महंगी चीज़ है, तो इनको महंगा कर दिया जाए, जो महंगी करने वाली चीज़ है उसको किया जाए, जिससे लोगों की हेल्थ सुधर सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे राइटर बोलते हैं यही सेम केस हम शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पे भी कर सकते हैं, है ना, जितनी भी यहाँ पर इस तरीके की ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ रही हैं, भाई इसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जा सकता है। भाई इसको अनअफोर्डेबल बना दो, बस खाली कहने का ये मतलब है। जितना अफोर्डेबल रहेगा, जितना लोग खरीद पाएंगे, उतना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, उतना ज़्यादा बर्डन आपके पास में आएगा। तो हमें क्या करना है, अनअफोर्डेबल बनाना है। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो समस्या भी आपको ही झेलनी है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे टोबैको या चीनी की जितने भी यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करेंगे, तो इससे पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस बढ़ेंगी। भाई होगा क्या एक्चुअली में, स्मोकिंग से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ेंगी। एक जना तंबाकू खा रहा है, अब तंबाकू को ही स्मोक भी कर रहा है, जो कर रहा है उसके बराबर वाला इंसान है, उसके बॉडी में भी जा रहा है, वो भी इनहेल कर रहा है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। वो अपना तो डूब रहा है, दूसरे को भी लेके जा रहा है साथ में। डायबिटीज़ के केस बढ़ेंगे शुगर वाले ड्रिंक से, मोटापा होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बढ़ेंगी। तो ये सब असर कहाँ पे पड़ेगा, इंडिया एक यंग पॉपुलेशन की कंट्री कहलाता है, तो हेल्थ बर्डन तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा क्यों ना है कि इसको महंगा ही कर दिया जाए, लोग खरीद ही ना पाएँ। और महंगा करने में जैसे हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 28% टैक्स लगा सकते हैं, तो वो तो लगा दिया, फिर भी खरीद रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आप ये एक्स्ट्रा ड्यूटी किस लिए ला के रखी है आपने, इसको इम्पोज कर सकते हैं। भाई ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है ना, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ये स्पेशल ड्यूटी है। ऐसे ही खतरनाक गुड्स के ऊपर में इसको लागू किया जाता है, ऊपर से अलग से लगाई जाती है, जिसमें तंबाकू, पान मसाला या ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा, तो गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं किया, करना चाहिए था। वैसे मैं आपको बता दूं 2 बार इसको बढ़ाया गया है, लेकिन जो 2 बार बढ़ाया गया है वो आम था, छोटा मोटा यहाँ पर हाइक हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ।
तो राइटर बोलते हैं उस छोटे मोटे हाइक को सुधारना होगा, बड़ा हाइक करना होगा। और यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है, जो हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जीएसटी को लेकर एक उसमें सुधार करने की बात की है। उन्होंने ये बोला है कि जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, भाई जीएसटी में अभी तक क्या है मामला, 28% तक लग्जरी आइटम पे टैक्स लगेगा। लेकिन मान लो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है जो इंसान के लिए खतरनाक है, उस पर आप 28% का बढ़ाकर एक 35% का स्लैब भी ऐड कर दो। लेकिन उसमें वो वाले प्रोडक्ट ऐड करना जो नुकसान दे सकते हैं इंसान को, ऐसा ना हो आप सही आइटम को उसमें 35% में डाल दो। तो जो तंबाकू है या शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, उस पर 28% की बजाय 35% टैक्स लगा दो, काम ही खत्म हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाएगा कि लोग नहीं खरीद पाएंगे उसको। क्योंकि आज चाहे तंबाकू का कंजम्पशन हो, ये इन सब चीज़ों का कंजम्पशन हो, लो इनकम वाले ग्रुप्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और वही यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स फिर फेस करते हैं। तो राइटर बोलते हैं कि भाई लो इनकम ग्रुप्स के लिए ये अनअफोर्डेबल हो जाएगा, तो वो खरीदेंगे ही नहीं। वो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्दी आइटम्स के ऊपर में फिर ज़्यादा फोकस करना शुरू करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो खरीदेगा, अमीर के पास जिसके पास बहुत पैसा है उसका कोई क्या ही कहना। अब वो खरीदेगा तो आपका भी फ़ायदा है उसमें, यानी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। आपने तो टैक्स बढ़ा दिया है ना। अब जो खरीद भी रहा है उस उतने चीज़ होने के बावजूद भी तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इसमें पब्लिक हेल्थ जो है इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना होगा, टैक्स रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, टैक्स में बदलाव करने की आवश्यकता है। और वो टैक्स में बदलाव करने की आवश्यकता वही है कि इसको बढ़ा दिया जाए। जो 28% जीएसटी मैक्सिमम लगाते हैं उसको एक नए सेक्शन की तरफ आगे बढ़ाइए और 35% का नया स्लैब रेट ऐड कीजिए। लेकिन उस 35% में वो सामान डालना जो हार्मफुल हैं, हमारे इंसानों के लिए, लोगों के लिए खतरनाक है, ताकि वो कंजम्पशन ना कर पाएँ, इतना महंगा हो जाए वो। समझ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल हेल्थ टैक्स या फिर सिन टैक्सेस भी कई बार बोला जाता है। सिन टैक्सेस, ध्यान रखना क्वेश्चन बन जाए सिन टैक्स क्या होता है। तो आप समझ जाना, सिन टैक्स की बात होती है कि भाई जितने खतरनाक हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, जिनसे बीमारियां वगैरह फैल रही हैं। तो हमें ये करने की आवश्यकता है। फिर राइटर एज अ वे फॉरवर्ड दोस्तों काफ़ी कुछ बताते हैं। ये बोलते हैं अगर ऐसे पब्लिक हेल्थ चैलेंज और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी से लड़ना है तो हमें क्या करना होगा, हेल्थ कैंपेन चलाने होंगे, फोकस करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि भाई तंबाकू के बुरे असर क्या हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है जागरूकता फैला नहीं रहे, फैला तो रहे। इवन पैकेट पे भी छाप दिया है कि भाई अगर ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो ऐसा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके बावजूद भी कंजम्पशन हो रहा है, तो उपाय क्या बचता है, महंगा कर दिया जाए। समझ रहे हैं? तो हेल्थ कैंपेन चला सकते हैं बट कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, करा गया है ऐसा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स को सब्सिडाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन। भाई ये जो जितने भी फालतू के सामान है इस पर टैक्स लगा के महंगा कर दो, ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ वो ध्यान दो जो अच्छी वेजिटेबल है, मार्केट में फ्रूट्स हैं या बिना चीनी वाले ड्रिंक्स वगैरह हैं, नॉन शुगरी बेवरेजेस हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे आप सस्ता करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप वो अफोर्डेबल बनाते हैं और ये चीज़ें अनअफोर्डेबल हो जाती हैं तो सिंपल सी बात है, लोग यहाँ पर अच्छे आइटम को चूज़ करेंगे, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो वो क्या होगा, हेल्थ लोगों की यहाँ पर इंप्रूव हो पाएगी खराब होने की जगह, और वही हेल्दी लोग यहाँ पर फिर देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली रिटर्न में आपको ही मिलना है, देश के प्रति यहाँ पर काम होना है। समझ रहे हैं? तो ये जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टैक्स लगाएंगे, और ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है। ये बात यहाँ पे राइटर ने एज अ वे फॉरवर्ड में मेंशन कर दी है। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ चुका है। तो जो एडिटोरियल ये लंबा चौड़ा था, इसका बिल्कुल क्रक्स निकाल के मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार मामला चल क्या रहा है और कैसे लिखना है, वो भी प्रॉपर डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ गया? चलिए, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर क्या करना है, इसको लेकर मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लिखेगा, इसका उत्तर लिखेगा, समझ में आएगा किसने कितना पढ़ा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया वॉज अ लैंडमार्क रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर। यानी जीएसटी जो भारत में लेकर आया गया वो एक शानदार स्टेप था कि भारत में जो बहुत सारे टैक्सेस होते थे सब खत्म करके उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। इतना समझ में आ गया। लेकिन हुआ क्या कि इसका जो इम्पैक्ट है पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो दूसरा पड़ा। यानी उसी जीएसटी का जो असर है तंबाकू या जितने भी शुगर बेवरेजेस हैं इनके ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। तो आपको ये समझाना होगा कि आखिरकार जो ये टैक्स पॉलिसी होती है इसका मेन रोल क्या होता है और इसके रोल के माध्यम से कैसे हम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से लड़ सकते हैं। इसको लेकर आपने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करने हैं, क्या सुधार हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकें। तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अभी आपको बताता हूँ सबमिट कहाँ पे करना है, लेकिन
पहले एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कर संरचना को सरल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार था। हालांकि तंबाकू या चीनी मीठे जितने भी पेय हैं यानी कि ड्रिंक बेवरेजेस हैं, इतने जैसे ये खतरनाक जो उत्पादक हैं, इसका प्रभाव, इसके ऊपर में जो प्रभाव है जीएसटी का वो फिर भी कम रहा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने कर नीति की, जो भी कर नीति यानी टैक्स पॉलिसी की बात हो रही है, कर नीति की जो भूमिका है इस पर चर्चा करें और सुधारों का सुझाव दें जो हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करने में मदद कर सकता है, वो यहाँ पर बताएं। अब अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ यार आंसर्स को रिव्यू भी किया करो, अपने फीडबैक वगैरह वहाँ पे शेयर किया करो। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। एक और एडिटोरियल, ये भी ज़बरदस्त है, इसको भी प्रॉपर डिटेल के साथ में अलग से नोट तैयार करके आपको देने वाला हूँ, तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बचाओ और स्टैटिक पोर्शन की भी तैयारी करो। चलिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, दो राइटर हैं, इन्होंने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे आपने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ है। यहाँ पर ये बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर ये फायदे वगैरह वो सब बता रहे होते वो तो मैं वेरियस टाइम कवर कर चुका हूँ, मैं डिस्कस ही नहीं करता। नई चीज़ है यहाँ पर, और वो नई चीज़ क्या है कि भाई हम आज ग्रीन हाइड्रोजन में क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं और कैसे उन समस्याओं से भारत लड़ सकता है, मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों ये जो टर्म है ना ग्रीन हाइड्रोजन, ये जान लो होती क्या है, क्योंकि उसके बाद पूरे आर्टिकल में ग्रीन हाइड्रोजन वर्ड ही यूज़ होना है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आर्टिकल में जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आपको समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन ये है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो वर्ड है ग्रीन, ये थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली लग रहा है ना। हर चीज़ क्या है, ग्रीन ऐड कर देंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली वो बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन भी, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। अब दोस्तों जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हम इसको एज अ पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है वेरियस चीज़ों में, है ना। आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके यहाँ पर हम अपने व्हीकल्स वगैरह को चला सकते हैं। तो मैंने बोला ना एज अ सोर्स ऑफ पावर ये काम करेगा। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का तरीका बहुत अलग है। देखिए, एक हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है उसके पीछे आपको बहुत सारी बिजली चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जैसे हमें मिलेगा कहाँ से, हमें निकालना कहाँ से, हमें पानी से हाइड्रोजन मिलेगा। हमने क्या लिया, एक इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स कोई सिंपल बॉक्स नहीं है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइज़र में हमने डाल दिया पानी। अब आपको पता है पानी H2O है। H2O मतलब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको मिलकर यहाँ पे पानी बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को पानी में से अलग करना है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, तो हमें अकेली हाइड्रोजन मिल जाएगी। और वो अकेली हाइड्रोजन को फिर हम अलग तरीके से अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। उस हाइड्रोजन को हम स्टोर करके रख सकते हैं गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, इवन उसको इधर से उधर पहुँचाया जा सकता है जहाँ पे इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकें। समझ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पानी में से हम हाइड्रोजन अलग तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों वो प्रक्रिया की जाती है इस इलेक्ट्रोलाइज़र में। इस इलेक्ट्रोलाइज़र का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बिजली है, वो कहाँ से आनी है। देखिए, अब बिजली दो तरीके से बन सकती है। एक बिजली बनती है आपका कोयला जलाकर। आपने क्या किया, कोयला लिया, कोयले को जलाया, उससे मतलब जो नॉर्मल आज इलेक्ट्रिसिटी भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो कोयला जलाकर बनती है। लेकिन अगर कोयला जला दिया हमने तो पीछे तो कार्बन एमिशन हो गया ना, कोयला जला के तो प्रदूषण हो गया, तो वो बिजली किसी काम की नहीं है। बिजली आपको मिल भी गई, लेकिन आपने वायु में ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर दिया है। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई सी कोयले वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने सोलर पैनल बना लिए, हमने यहाँ पर जो विंड मिल्स हैं वो तैयार कर ली। अब सोलर पैनल तैयार कर लिया ताकि जो सूर्य की ऊर्जा है, सन की एनर्जी है, उसकी जो रेज है, उससे हम यहाँ पर क्या कर सकें, सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। तो यहाँ पे कोई कोयला वगैरह तो नहीं जलाया। तो ये जो एनर्जी है बिना प्रदूषण की जो जनरेट हुई है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी।
तो वैसे आप हाइड्रोजन दोनों प्रकार की बिजली से बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हाइड्रोजन अलग करेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस करवाने में जब वो वाली बिजली इस्तेमाल करेंगे जो कोयले से बनाई गई है, तो फिर ये कहाँ का ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा? भाई एक तरफ आपने प्रदूषण कर तो दिया, कोयले से जलाकर बिजली बना के तब उसका इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोलिसिस में, तो एक तरफ तो पोल्यूशन हो ही गया। तो ये वाला ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रे हाइड्रोजन है। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि हम वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं? यानी कि अब हमें जब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, तो जो पावर इसके अंदर में यूज़ की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी वही जो हम लोगों ने सोलर पैनल या विंडमिल से जनरेट की है, उस एनर्जी को हमने यहाँ पर यूज़ किया। उसी एनर्जी के माध्यम से हमने क्या किया, पानी में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग किया। तो ना ही यहाँ पे प्रदूषण हुआ, ना ही यहाँ पे प्रदूषण हुआ। तो अब जो हमारे पास में ग्रीन हाइड्रोजन मिल चुका है, मतलब एक्चुअली में जो हाइड्रोजन मिला है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, वो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। आप उस ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करो, चाहे जहाँ पे यूज़ करो, अब एज अ फ्यूल यूज़ कर लो, कोई प्रदूषण नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन राइटर बोलते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन खर्चा बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं इसके अंदर में। तो उसका क्या, आज हम उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं जितना अभी तक हमें ग्रो कर लेना चाहिए था। अब सुनिएगा इनके क्या विचार हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया ग्रीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली होता क्या है। अब ये समझिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या क्या चैलेंजेस आपके हो सकते हैं। ठीक है, एक एडिटोरियल ये डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास में, कुछ नोट्स आपके सामने ये भी नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि भारत आज ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने के ऊपर में लगातार कोशिशें कर रहा है। हमारी एक रणनीति यह है कि हमें 2070 तक, क्योंकि हमने वादा किया है कि 2070 के बाद भारत प्रदूषण नहीं करेगा, 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाएगा। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा, बहुत सारी ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि व्हीकल वगैरह जो चल रहे हैं उन सबसे प्रदूषण ही तो हो रहा है। तो 2070 तक प्रदूषण रोकना होगा, तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से हमारे देश ने एक गोल रखा, एक टारगेट रखा। टारगेट यह है कि हम हर साल 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर ऐसा कर गए तो दुनिया में दोस्तों हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। हम ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एक बहुत बड़ा हब बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये करने में बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे सामने। ज़रा उन चैलेंजेस को देखते हैं और उनका उपाय क्या हो सकता है वो यहाँ पे राइटर बताते हैं। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन और भारत का जो ये सपना है नेट जीरो वाला, उसके बीच में लिंक क्या है? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होके बनती है, तो इसमें कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया उसका हम इस्तेमाल करते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, केमिकल हो, हैवी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो, यहाँ पे प्रदूषण होता है क्योंकि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से क्या कर सकते हैं, इन इंडस्ट्री में जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इन इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है इनका जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि अब ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कोई पोल्यूशन तो हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ग्रीन हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, एनर्जी के तौर पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इंडस्ट्री में बड़ा उपयोग हो सकता है, तो इससे प्रदूषण तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने यहाँ पर एक और टारगेट भी रखा कि 2030 तक भारत क्या करेगा, 5 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो हमारा कमिटमेंट है, क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें इंडिया को एक मेजर प्लेयर बनाना है, तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा काम करना होगा, क्योंकि डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा है। अगर आप डिमांड देखेंगे दोस्तों ग्लोबली, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की डिमांड बड़ी है। आज अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की डिमांड 70 मिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से है, लेकिन 2050 तक ये पर ईयर 500 से लेकर 600 मिलियन टन्स के आसपास हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा मार्केट आगे जाके हमको मिलेगा। इंडिया अगर अभी से ही काम कर लेता है तो इंडिया क्या कर पाएगा, एक बड़ा हब बन पाएगा, दुनिया भर के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के मामले में हम। लेकिन ये इंस्पिरेशन तब बन पाएंगे जब इस वाली दिक्कत को ख़त्म करेंगे। अब वो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बीच में बहुत सारे बैरियर्स हैं, और सबसे पहला बैरियर है इकोनॉमिक बैरियर। अब इकोनॉमिक बैरियर यानी कि अब पैसों से संबंधित बात हो रही है
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस जो है, ग्रे हाइड्रोजन का प्राइस जो है, इसके बीच में बहुत फ़र्क है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं और या ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं, तो बनाने में जो खर्चा है वो ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा आ रहा है, ग्रे हाइड्रोजन का कम आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो है भारत के अंदर में, 1 किलोग्राम अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसके लिए आपको 5 से लेकर $60 के आसपास की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ग्रे हाइड्रोजन बनाने के लिए जो नेचुरल गैस से बनती है और या ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए जहाँ पे अगेन पोल्यूशन तो होता है लेकिन उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो सस्ता हो रहा है, वो $1 से लेकर $3 के बीच में बन जा रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो दुगनी पड़ रही है ना इसकी। तो पहले चीज़ यही है कि भाई इसमें जो कहीं ना कहीं पैसा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको बनाने में, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम कैसे जो सपने देख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे, है ना? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में पैसा लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, तो उसके कारण तो होंगे ना कुछ। हाँ बिल्कुल, 3 कारण बताते हैं राइटर। पहला कारण इन्होंने बोला रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है आज भले ही हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हो, इंडिया के पास में बहुत सारी सोलर एनर्जी आज यूज़ कर रहा है, लेकिन उस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी ज़्यादा खर्चा आता है। तो कोयला तो मिल रहा है हमें, कोयला जला के जो एनर्जी मिल रही है उससे कई गुना ज़्यादा ये वाली एनर्जी है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है ना? जिसकी वजह से यहाँ पे क्या पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इसी रिन्यूएबल एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या बोला जा रहा है कि भाई ये कॉस्ट अगर रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। फिर राइटर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र के कॉस्ट के बारे में। अब सर ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइज़र वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, है ना? ये वो इलेक्ट्रोलाइज़र है जिसके अंदर पानी का यूज़ करके हम हाइड्रोजन अलग करना है। तो राइटर बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइज़र का कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है ना। जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ का अगर पैसा हम पहले ही लगाएंगे तो वो सब असर तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे दिखाई देगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंशियल चैलेंज। अगर आज यहाँ पे आप सोचोगे कि कॉस्ट ही तो ज़्यादा है तो क्या करें, थोड़ा लोन वगैरह ले लें, बोरो कर लें, तो वो काम तो कर ही रहे हैं। आप बोरो वगैरह कर लेंगे, बोरो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बावजूद भी असर तो उसके प्रोडक्शन पे दिखाई देगा। तो मेन कारण यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में थोड़े बहुत हमें ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे इसका सस्ता उत्पादन किया जा सके। प्रोडक्शन जितना कॉस्टली रहेगा मार्केट में उसकी टिकाऊपन है वो कम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो राइटर ने यहाँ पर क्या किया, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है इसको अब डिमांड सप्लाई के साथ में जोड़ दिया, क्योंकि अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन की इकोनॉमिक्स के साथ में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है चिकन और एग का प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है, जरा इसको सुनते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट आज चिकन और एग प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ये कौन सी प्रॉब्लम है? डिमांड और सप्लाई की। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है, अगर आप चलो प्रोडक्शन पे काम कर लेते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बना लेते हैं, तो भाई डिमांड भी तो होनी चाहिए उसकी, या केवल प्रोड्यूस करके रख के बैठ जाओगे? तो डिमांड सप्लाई बराबर होगी तभी वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, तभी वहाँ पे वो कोई सेंस बनाएगा। अगर डिमांड है ही नहीं, प्रोडक्शन कर लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये बोला गया। लेकिन करंट समय पर अगर आप क्या देखोगे, करंट समय पर यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमने इतना काम किया, जबकि महंगा है फिर भी प्रोडक्शन किया, और आगे हमने बड़े टारगेट रखे हैं, लेकिन इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड उतनी बड़ी नहीं है। अब उतनी बड़ी नहीं है तो भले ही यहाँ पर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर लें, कितना भी पैसा लगा लें, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा आगे जाकर। तो ये भी तो बड़ी दिक्कत है, ये राइटर ने बोला। फिर ये बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ कैपिटल के बारे में। सुनिएगा अब ये क्या मैटर है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन की इकोनॉमी के बारे में, तो आखिरकार इतना ज़्यादा असर पड़ कैसे रहा है? तो ये सब पैसा लग रहा है, ये हमने समझ लिया। उसके पीछे दोस्तों एक और रीज़न भी है, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCOE के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि इंडिया में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ठीक है बहुत ज़्यादा है, समय के साथ में हमने बहुत प्रोड्यूस किया, तो आज यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका जो कॉस्ट वगैरह है वो कम हो गया है, लेकिन ये कॉस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। मान लो एकदम से ऊपर हो जाएगा, महंगा हो गया, तो अचानक महंगा हो गया तो उसका असर सीधा ग्रीन हाइड्रोजन के मार्केट पर नजर आएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और अगर हमने यहाँ पे कोयले वाली बिजली इस्तेमाल कर ली तो फिर ये जो वर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी तो बात ही खत्म कर दो, तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो
रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जा सके। अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर पैसे ऊपर नीचे होते रहेंगे, असर मार्केट पे आएगा ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे। फिर बात आती है इलेक्ट्रोलाइज़र के कॉस्ट की। आज इलेक्ट्रोलाइज़र हम धीरे धीरे करके बना रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हम लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं आई है। और आपको पता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, मान लो नया मोबाइल आज लॉन्च हुआ मार्केट में, तो वो काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। समय के साथ में सस्ता हो जाता है क्योंकि आप उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स कर चुके हैं, उससे बढ़िया कुछ आ चुका है। तो इंडिया में भी दोस्तों इलेक्ट्रोलाइज़र डेवलप हुए लंबे समय से, लेकिन फिर भी हम बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं कर पाए। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम इलेक्ट्रोलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया होगी ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करना है पानी में से, वो इसी इलेक्ट्रोलाइज़र में होगा। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, नए इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, रिसर्च करनी होगी, जिससे हम ये इलेक्ट्रोलाइज़र की जो कॉस्ट है इसको कम कर सकें। इसको अगर हम कम कर गए तो आधे से ज़्यादा काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अभी इसमें ही पैसा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर उसके प्रोडक्शन पे नज़र आता है। फिर राइटर बात करते हैं पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में। इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसको हमने 2021 में लॉन्च किया था, जिसका मेन पर्पज़ है हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उसके बदले में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा रही है ना, ताकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के स्केल को इंक्रीज़ कर जा सके। लेकिन राइटर बोलते हैं हमें इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे हमें यहाँ पर इसमें कुछ नए और पॉलिसीज ऐड करनी होगी। जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं उसमें गवर्नमेंट छूट दे सकती है ना। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले कुछ कोटास प्रोवाइड करवा सकती है और ढेर सारे इंसेंटिव्स दे सकती है, ताकि प्रोडक्शन यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जो प्रोडक्शन है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू आगे निकल कर नहीं आएगी। इसका इकोनॉमिक्स का खेल एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आगे राइटर बोलते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अब क्या है। अब देखो, अब नॉर्मल बात हो गई, वो सब क्या है ये तो पता है सबको, चैलेंजेस क्या है वो आपके सामने हैं आज। फिर पूछा जाएगा इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो पहला उपाय क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हमें मैनेज करना होगा, है ना। उसके अलावा इस मार्केट को डेवलप करना होगा ऐसा जहाँ पे डिमांड अच्छी ग्रो हो सके, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगी तो आप बना के उसका करोगे क्या, अपना ही लॉस करोगे। तो इससे अच्छा है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले इन्वेस्टमेंट करें, इलेक्ट्रोलाइज़र को सस्ता करें, समझ रहे हैं, इसकी डिमांड को इंक्रीज़ करनी होगी, एफिशिएंट स्टोरेज अपने पास में होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट, मतलब वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में आ सकती हैं, साथ में मिलकर पैसा लगा सकती हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट के पास में फंडिंग अगर कम दे रही है गवर्नमेंट, तो प्राइवेट आके उसमें फंडिंग ऐड कर दे, जिससे क्या होगा, फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी, रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, सस्ते इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोड्यूस कर पाएंगे, सस्ती यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसका असर ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है उसके प्राइस पे नजर आएगा। समझ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे जिसमें हमें नया आविष्कार, नया निवेश, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, नई पॉलिसीज, नई स्ट्रैटेजी, ऐसी चीज़ों के ऊपर में फोकस करना होगा अगर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल लीडर बनना है। तो नहीं बनना है तो जैसी चल रही कहानी चलने दीजिए। समझ रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब कितना अच्छे से क्लियर हुआ है ये ज़रा टेस्ट करते हैं आपके मेंस क्वेश्चन पर, देखते हैं आपकी सोचने की क्षमता कितनी एक्सपैंड हुई है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ग्रीन हाइड्रोजन को अक्सर हम ये बोलते हैं कि भविष्य का एक अच्छा फ्यूल है, जो भविष्य में आकर क्या कर सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें कार्बन आज बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसको सही कर सकता है, उसको डीकार्बोनाइज कर सकता है, पोल्यूशन को रोक सकता है। तो भविष्य के लिए एक अच्छा फ्यूल मानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। बट आज आपको ये बताना है कि इसी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर ये चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखेंगे, यही यहाँ पे कह सकते हैं मेन कारण है। और इंडिया के दूसरी तरफ क्लाइमेट गोल्स हैं कि 2070 तक या 2070 के बाद में हमें क्या करना है, अपना कोई भी प्रदूषण नहीं करना है। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, वो सब आपको बताना है। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि आपको, यानी जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट हैं वो भी समझ पाएँ। पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है यार, कोई कमेंट कर रहा था कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, फिर दूसरा कमेंट आप वो भी देखा करो, दोनों साइड देखा करो कि सर आप रीड कर देते हो ना तो एक बार और समझ में आता है अच्छे से। आप रीड करोगे तो सुनने में यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो फिर कर देता हूँ रीड, क्या दिक्कत है, रीड ही तो करना है, कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन को अक्सर हाई टू एबिट क्षेत्र, हाई टू एबिट क्या, हार्ड टू एबिट क्या होता है, हार्ड टू एबिट बेसिकली वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुश्किल है वहाँ से पोल्यूशन को हटाना। तो ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा असर हो सकता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर। तो 2070 तक अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग के रूप में जो ये हरित हाइड्रोजन है यानी ग्रीन हाइड्रोजन है, इसकी भारत की खोज में चुनौतियां और जितने अवसर हैं उन पे चर्चा कीजिए। अच्छा सा आंसर लिख के आपको सबमिट करना है दोस्तों। बाकी मेरे से पॉसिबल हुआ ना, बीच में लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर एक छोटा मोटा वीडियो और रिकॉर्ड कर दिया करो जहाँ पे क्वेश्चन कैसे लिखना है उसके बारे में बता दिया करो, थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको टिप शेयर करूँगा और एग्जाम्पल इन्हीं क्वेश्चन का ले लूँगा और आपको लिख के दिखाऊंगा कि आंसर एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है। ठीक है, 250 शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखना है आपको हैंड टू हैंड वीडियो में लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, करते हैं जल्दी करते हैं ये भी काम। बट अभी यहाँ पर एक और एडिटोरियल है, फटाफट उसको भी खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है, देखो ज्योग्राफी का है, जीएस पेपर नंबर 1 सभी को पता है क्योंकि ला नीना एल नीनो की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को पता होंगे ला नीना एल नीनो क्या है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये मामला चल क्या रहा है। देखो ये ला नीना और एल नीनो दोनों एंजो नाम की साइकिल का हिस्सा है। एंजो क्या है आपका, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, बताऊंगा अभी। ये वो इवेंट्स है जिसकी वजह से भारत और स्पेशली यहाँ पर दूसरे पर्टिकुलर रीजन यानी कि सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो वेदर है वो बदलता रहता है, वेदर के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, ज़रा इस मैप पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, फिर उसके बाद ना आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैप अगर दिखाता हूँ तो हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। ये आपको नज़र आएगा इंडिया, हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, और ये आपका है पैसिफिक ओशन। कहाँ है पैसिफिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन, है ना। ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, दोनों मिला के ही तो हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो ये है इंडिया, ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आप देख पाएंगे। ये अपना पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, ये हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक देश है पेरू, ठीक है। अब ये पेरू जो आपको देश दिख रहा है, इसी रीजन को हम बोलते हैं पेरूवियन कोस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरूवियन कोस्ट, ध्यान में रखिएगा। ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन वाला हिस्सा है, इसको ही टर्न करते रहेंगे ऐसे ऐसे इधर इधर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इधर आपको इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बीच में जो आपको दिख रहा है ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर इस समुद्र में जो पानी है वो इधर से उधर बहता है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मली कंडीशन में नॉर्मल सिचुएशन क्या रहती है, जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन ये रहती है ना, वो हवाएं जो हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे जो हवाएं होती हैं जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अब ये कोई ट्रेड विंड नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस खाली नाम दिया गया है क्योंकि पहले यहाँ पर इस विंड के जरिए व्यापार होता था, जहाज चलते थे, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स यहाँ पे नाम दिया गया है। तो जो ट्रेड विंड्स है वो यहाँ से बहती हैं, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली जो एक्चुअली में रहता है। तो ये हवाएं बही यहाँ से, इस तरीके से ट्रेड विंड्स बहती हैं और बहती बहती ये हवाएं इधर तक आती हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर अगर ट्रेड विंड्स बहेंगी, ये हवाएं अगर इधर की साइड में बहेंगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे हवा बहती हैं, उधर ही यहाँ पे पानी की लहरें भी बहती हैं, स्पेशली समुद्र के ऊपर की लहरें तो उधर ही बहेंगी। तो ये जो आपके पास में समुद्र दिखाई दे रहा है, इस समुद्र के ऊपर की साइड में, क्योंकि इक्वेटर वाले रीजन पे है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में तो गर्म पानी होगा, वार्म वाटर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ट्रेड विंड्स बह रही होती हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से बहने लगती हैं, नॉर्मली तो यहीं पे बहती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ट्रेड विंड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग होने के बाद में क्या होगा, ये समुद्र का जो ऊपर वाला पानी है, गर्म पानी जो है, स्पेशली जो थोड़ा वार्म हो रहा है, वो बहेगा, वो भी पानी, और बहता बहता वो पानी कहाँ आएगा, सारा इधर इकट्ठा होगा, है ना। कहाँ इकट्ठा होगा, बस यहीं तो इकट्ठा होगा, और कहाँ जाएगा, क्योंकि ये सब देश यहाँ पे आ जाते हैं, वो इंडिया तक पानी सारा का सारा इकट्ठा होगा। तो कहने का मतलब है ट्रेड विंड्स के जरिए जो वार्म वाटर है वो आपका इधर आ गया, और इधर आ गया तो यहाँ पर ये गर्म पानी इकट्ठा हो गया। अब आपको पता है समुद्र में पानी थोड़ा सा वार्म है, तो पानी गर्म है तो लो प्रेशर बनेगा, साइक्लोन पड़ा है नहीं पड़ा है, लो प्रेशर बनेगा, वहाँ पे पानी इवेपोरेट भी होगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, और बादल बन के इधर की साइड में बरसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पानी गर्म पहुँच गया है तो इधर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, और बारिश जब इंडिया की साइड में होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ला नीना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ला नीना क्या है, ये इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कैसे करता है, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एक पर्टिकुलर मैप के माध्यम से। जब आपका वार्म वाटर इस तरीके से आ जाएगा, इधर गर्म पानी जमा हो गया, और इधर दोस्तों यहाँ पर पेरू वाले रीजन पे क्या हुआ, ठंडा पानी आ गया। कहोगे ठंडा पानी कहाँ से आ गया, अब ठंडा पानी देखो कहाँ से आया,
ऊपर का गर्म पानी तो भाग गया उधर हवा की वजह से, क्योंकि हवा स्ट्रांग चल रही थी। अब नीचे का, क्योंकि ऊपर जगह खाली है, तो नीचे का जो पानी है, यहाँ पर समुद्र में जो नीचे पानी है वो थोड़ा सा ठंडा है, कोल्ड वाटर है, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। तो जो पानी है नीचे वाला वो ऊपर आ जाता है, जिसको बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर। तो वो ठंडा पानी ऊपर आ गया। अब आपको पता है जिधर यहाँ पर ये ठंडा पानी जमा हो जाता है उधर हाई प्रेशर बन जाएगा, और हाई प्रेशर का मतलब कोई बादल वादल नहीं बनेंगे, इधर पूरा सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर जब बनता है तब यहाँ पर आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी। जहाँ पे वार्म वाटर होगा, पानी गर्म होगा, इवेपोरेशन होगा, वहाँ पे बारिश होगी। लेकिन इधर क्या हुआ, ठंडा पानी जमा हो गया तो हाई प्रेशर बन गया, और इधर फ़ायदा भी मिलता है भाई। अगर कोल्ड वाटर ऊपर रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर होते हैं, तो फिशिंग सेक्टर में बहुत हेल्प मिलती है। पेरू बहुत पैसा कमाता है ये मछली पालन करके, मछली को फिशिंग फार्मिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए एल नीनो बढ़िया है। इनके लिए यहाँ पर क्या होता है, यही सिचुएशन बढ़िया होती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी है और इधर यहाँ पर क्या आ गया, गर्म पानी इधर आ गया। रीज़न क्या था वो आपको बता दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। समझ गए ना एल नीनो क्या होता है, ये समझ पाएंगे। नॉर्मल ईयर में भी यही सिचुएशन होती है, लेकिन जब यही ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपके साउथ अमेरिका से सीधा ये विंड्स इधर की साइड में बहती हैं। अब जब इधर की साइड में ये बहेंगी तो ऊपर का पानी, जो गर्म पानी है, वो खींच के ले जाएंगी इधर। गर्म पानी इधर इकट्ठा हुआ, इधर बारिश होने लगती है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इधर बारिश होगी। ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि आपसे पूछ लिया जाए भारत के लिए ला नीना अच्छा है या भारत में बारिश कौन सा प्रोसेस लेकर आएगा, तो भारत में बारिश जो लाएगा ना वो ला नीना ही होगा। ला रहा है बारिश और वही है ला नीना, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ला नीना बारिश लाता है भारत में, जिसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा ही मिलता है। फ़ायदा क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। आज लगभग यहाँ पे 250% के आसपास एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, 45% के आसपास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आज सबसे ज़्यादा रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। तो बारिश होगी तभी तो फसलें अच्छे से प्रोड्यूस होंगी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसलें सूख जाएंगी। तो भारत के लिए जो एल नीनो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, लेकिन ला नीना अच्छा होता है, क्योंकि ला नीना में गर्म पानी पहुंचा इधर और बारिश लेकर आया हमारी तरफ, और इधर हो गया ठंडा पानी, क्योंकि ये अपवेलिंग ऑफ वाटर, नीचे का पानी ऊपर आया और जिसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ गया। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब भाई ये गर्म पानी उधर उठा के डाल दो, क्या होगा, उसको एल नीनो बोल देंगे। अब एल नीनो के पीछे का कारण क्या है, क्या हवा इधर से उधर बहेगी? नहीं, जो ट्रेड विंड्स हैं अब वो कमज़ोर हो गई। जब ट्रेड विंड्स आपकी वीक हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये जो वार्म वाटर है दोस्तों, ये इधर वापस चले जाएगा, साउथ अमेरिका में इकट्ठा हो जाएगा। ये पानी तो इधर इसलिए गया था क्योंकि ट्रेड विंड चल रही थी, वो खींच के ले गई थी। अब क्या होगा, अगर एल नीनो वाला पर्टिकुलर एरिया देखोगे तो उस साल ट्रेड विंड्स कमज़ोर रहती हैं, बहुत हल्की रहती हैं, कोई असर डालेगा ही नहीं, तो गर्म पानी इधर जमा रहेगा। जब इधर इकट्ठा रहेगा तो इधर बारिश होगी, तब इंडिया में बारिश नहीं होगी। और अगर भारत में बारिश नहीं हुई तो आप समझ सकोगे इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो एल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है, बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती को पानी नहीं मिल पाएगा, और खेती में कितना ज़्यादा सिंचाई चाहिए आपको पता है, चावल की फसल में कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इंडिया में एल नीनो आया है पहले कुछ सालों में, और जितनी बार एल नीनो आया है तबाही लेकर आया है, क्योंकि सूखा पड़ चुका था भारत में। सूखा पड़ने की वजह से फार्मर्स परेशान रहते हैं, तो इस वजह से बेटर हमारे लिए क्या है, ला नीना। ठीक है, तो एल नीनो समझ गए क्या है। देखो एल नीनो को हम क्या बोलते हैं, लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, और ला नीना बेसिकली द लिटिल गर्ल। तो हमारे इंडिया के लिए लिटिल गर्ल ही बेटर है, ला नीना ही बेटर है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मान लो अगर ये ला नीना ऐसे ही बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए लंबे समय तक, इतना भी बेटर नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ का नुकसान फ़ायदे होते हैं। अगर ला नीना बना रहेगा दोस्तों तो इससे बहुत सारे एरियाज़ में फ्लडिंग का सिचुएशन भी तो बनता है ना। बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो फिर उससे फसलें नष्ट भी हो सकती हैं। समझ रहे, तो दोनों चीज़ों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर हर एक चीज़ में क्लियर करके चलना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई इस साल ठंड पड़ सकती है 2024 के अंत तक। कुछ का कहना है नहीं, क्योंकि ला नीना चल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ला नीना की वजह से आप देख पाएंगे अभी साइक्लोन आते नहीं है, साइक्लोन आए हुए हैं, है ना। अभी यहाँ पर रिसेंटली एक साइक्लोन आया था फिंगल। तो ला नीना की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंड इस बार ज़्यादा हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि बारिश बनी रहेगी, इंडिया में मानसून बना रहेगा। ला नीना मतलब वो बारिश लेके आता है, मानसून लेकर आता है। समझ रहे हैं, क्लियर हो गया ये बात।
अब यहीं पे दोस्तों एक और चीज़ आएगी। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे ना, ला नीना क्या होता है समझ गए, एल नीनो क्या होता है वो समझ गए, ला नीना की वजह से ठंड क्यों बढ़ जाती है वो समझ गए, क्योंकि बरसात रहेगी भाई उस साल, मॉनसून बना रहेगा तो ठंड तो रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक और टर्म देखोगे, एक टर्म है ट्रिपल डिप ला नीना। क्या है? ट्रिपल डिप ला नीना। ये क्या होता है चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये भी क्लियर करना ज़रूरी है। देखो लानीना को लेकर भी प्रॉपर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। लानीना, उसका इम्पैक्ट भारत के कल्चर पे, सॉरी क्लाइमेट पे क्या होगा, है ना। लानीना का कोल्ड विंटर में समय क्या होगा भाई, इससे सर्दी ज़्यादा हो सकती है, मानसून भी मजबूत होगा, क्योंकि लानीना पड़ेगा तो सर्दी ज़्यादा होगी दिसंबर से फरवरी के बीच में, और मानसून भी मजबूत रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ एरियाज़ जहाँ पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि बारिश ऐसा नहीं है सभी जगह पे होगी, कुछ जगह पे होती, कुछ जगह पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा वेस्ट बंगाल में नहीं होगी, तो स्पेसिफिक रीजन्स यहाँ पे सूखे पड़ सकते हैं, वहाँ पे ड्राफ्ट वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एल नीनो को लेकर ये डेटा लिख सकते हैं अपने पास में, लानीना को लेकर ये डेटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर ये ट्रिपल डिप लानीना क्या है, आइए ये बताता हूँ। ट्रिपल डिप लानीना वो प्रोसेस है जब लानीना की कंडीशन बनी रहे। अब लानीना क्या होता है ये तो पता चल गया, जो हमारे लिए बेटर है इंडिया के लिए। लानीना की कंडीशन अगर 3 साल लगातार बनी रहे, यानी 3 साल से लगातार लानीना मेंटेन हुआ रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल डिप लानीना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा इवेंट हो गया, 3 साल तक बना रहना ऐसा ही पैटर्न, तो इससे चेंजेस भी होते हैं, ये नुकसानदायक भी हो सकता है, काफ़ी सारी जगह पर बाढ़ भी आ सकती है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। सदर्न अमेरिका में तो पूरी तरह से सूखा ही पड़ जाएगा भाई, है ना, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों जगह पर एक का जो इम्पैक्ट है ना, ये पैसिफिक ओशन का जो इम्पैक्ट है, ये दुनिया के, हमारे अर्थ के दोनों साइड पे पड़ता है, इधर भी और उधर भी, जैसे आप लोग अभी समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ना क्या होता है एल नीनो ला नीना। आज मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको शायद समझाने में यहाँ पर सफल रहा हूँ। समझ में आया है तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा, लानीना पढ़ लोगे, एल नीनो पढ़ लोगे, ये ट्रिपल डिप लानीना ज़रूर पढ़ के जाना। ये क्या होता है, जब लानीना 3 साल लगातार मेंटेन रहे तो वो आपका ट्रिपल डिप लानीना कहलाता है। अब चलिए यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ज़रा इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखते हैं आपने कितना कुछ सीखा है। मेंस का क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन ये बोलता है, आ ट्रिपल डिप लानीना इवेंट रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ लानीना कंडीशन फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 साल लगातार लानीना की कंडीशन बनेगी तो वो आपका ट्रिपल डिप लानीना होता है, ये इवेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन सर ये अगर ट्रिपल डिप लानीना बना रहेगा तो इसके इम्प्लीकेशंस, इसके इम्पैक्ट भारत के क्लाइमेट और एग्रीकल्चर पे क्या पड़ सकते हैं वो बताइए। और इंडिया क्या इस प्रकार की चीज़ को लेकर यहाँ पर अडॉप्ट कर सकता है, भारत इसके साथ में चल सकता है या नहीं, मतलब ऐसे ही लानीना बना रहे तो चल पाएगा भारत या नहीं, या बुरा असर पड़ेगा, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। 250 शब्द का आंसर है, 15 मार्क्स में लिखना है। एक बार हिंदी में रीड करता हूं तो क्वेश्चन यह है, ट्रिपल डिप लानीना घटना लगातार 3 वर्षों तक लानीना स्थितियों की घटना को संदर्भित करती है। भारत की जलवायु और कृषि पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या भारत इस तरह की लंबी विसंगतियों को अपना सकता है या नहीं, ज़रा ये भी बताइएगा अपने ठोस रीजंस के साथ में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। वैसे ढेर सारे छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल भी ऐड किए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ यार किसी दिन लाइव सेशन लेना। भी मैं लाइव सेशन शुरू करता ना तो वीडियो एक साइड से अपलोड हो रहा होता और एक साइड से यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे होते, तो मैं सारी चीज़ें कवर कर देता। पता है आज के वीडियो में बहुत कुछ लेकर आया था मैं। अब मतलब आप सोचोगे सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी PDF यार टेलीग्राम पे पढ़ा है, देख लेना, वरना मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आया था समझाने के लिए, बट टाइम यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 आवर प्लस हो चुका है, तो शायद मुझे एक और वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा शाम को। ठीक है, शायद कह रहा हूँ, तो छोटे वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। बाकी कंटेंट आपको मिल ही गया है, कंटेंट चाहो तो आप लोग इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। बाकी यार पता है मेरी एक कोशिश है कि मैं लाइव वीडियो कंडक्ट कर सकूँ मॉर्निंग में, लेकिन कभी कभी हो जाता है, डिले हो जाता है। मॉर्निंग में इंटरनेट जो स्पीड है फिर भी सही रहती है। अभी यहाँ पे जब थोड़ा डिले हो जाता है ना, अभी मैं आज लाइव आ रहा था 8 बजे, मतलब 8 बजे तक, लेकिन क्या हुआ है वही इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा था बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, तो कभी कनेक्शन एक्सीलेंट हो रहा था, कभी एकदम से पुअर हो जा रहा था, परेशानी बहुत होती। इससे अच्छा मैंने सोचा थोड़ा डिले होगा यार, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, परेशानी नहीं होगी किसी को भी। कहीं पता चला वीडियो लाइव करते करते बीच में अटक गया तो दोबारा वो तो वीडियो जाएगा फिर आगे फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल अब दोस्तों ये प्रैक्टिस टेस्ट है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ज़रा इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। हमने आज सबसे पहला आर्टिकल जाकिर हुसैन जी के बारे में पढ़ा, तो आपने बताना है जाकिर हुसैन जाने जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वो इंडियन म्यूज़िक में वो कौन सा वाला यहाँ पर दोस्तों क्लासिफिकेशन है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी शैली है,
जिसके लिए यहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बी कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, सी फोल्क म्यूजिक या फिर डी लाइट क्लासिकल म्यूजिक। ज़रा बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर कल शेयर करूंगा क्योंकि आज आपको बताना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।